फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि पीडी का जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ पीडी इक्वेशंस की हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे। अब क्या है, हम पढ़ेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पीडी ही, लेकिन कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ेंगे, जो कि कैसी होंगी, लीनियर होंगी। डिग्री तो हमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ऑर्डर डिग्री के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे से बता दिया था। ओके, इंट्रोडक्शन में देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है, लेकिन इस चैप्टर में वी विल डिस्कस द मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड लीनियर इन पी एंड क्यू। मतलब क्या बोला है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की वो लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, लेकिन इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर इक्वेशंस होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या होगा कि जो ये पी क्यू होगा ना वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं मिलेंगे, इस तरीके से हमारा होगा। पी क्यू क्या मतलब होता था, पी का हमारा कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स एंड क्यू का क्या मतलब होता था, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई। ओके, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम क्लासीफाई कैसे करेंगे सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। देखो हमारे कुछ सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि कंप्लीट सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, तो हम पहले देखो, अ फंक्शन विच सेटिस्फाई अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी इट्स सॉल्यूशन और इंटीग्रल। देखो हमारा क्या होता था कि एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है कोई भी, अगर हम एक्स की कोई, मान लो ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3, अगर हम मान लो ये दे रखा है आपका एक्स माइनस 3। ओके, सीधा सा क्वेश्चन बोला, अगर मैं एक्स की कोई वैल्यू रख दूं और उसको रखने से अगर मेरा आंसर 0 आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। मतलब अगर मैं एक्स की जगह यहाँ 3 पुट कर दूं तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो गया, 3। मतलब ये हम ये बोल देते थे कि ये इसका रूट बन गया, ये इसका सोल्यूशन बन गया। तो एक फंक्शन जो उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका सोल्यूशन और इंटीग्रल। देयर आर 4 टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 टाइप के हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्लीट सोल्यूशन। इफ फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से एफ, जिसके अंदर क्या है एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 टाइप का हमारा कोई भी रिलेशन दे रखा है, वो एंड रिलेशन एफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0 इज ऑब्टेन्ड। मतलब इस टाइप का हमें दे रखा है और इस टाइप का हमें मिल जाता है जो कि कंटेन करता है आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को एज देयर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला कि हमारे पास इस टाइप की तो कोई इक्वेशन दे रखी है, इस टाइप की हमारे पास बन जाती है। मतलब जितने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे उतने ही हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम इसको, जो ये हमारा सॉल्यूशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। ये तो जब आपको करना है, अगर आपसे ये पूछ लें कि बताओ कंप्लीट इंटीग्रल की डेफिनेशन बताओ कंप्लीट सॉल्यूशन की, बाकी क्वेश्चन में निकालने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, वो हम देखेंगे। क्या है, अगर हमें इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है जिसमें एक्स वाई जेड पी क्यू है, हमें इस टाइप का रिलेशन मिल जाता है which contain as many arbitrary constant as there are independent variable in the partial differential equation, तो जो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फिर क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब हम इसको इस कंप्लीट सॉल्यूशन में एक
पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देंगे उन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की, जो हमारी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आए हैं ना सॉल्यूशन के अंदर, अगर हम उन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देंगे तो जो वो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। इफ़ वी असाइन पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ए बी इन कंप्लीट इंटीग्रल, अगर हम जो ये हमारे ए और बी आए हैं उनको एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दें, देन जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोल देंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, लेट एफ ऑफ, अब देखो क्या ले लिया हमने, जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया था वो लेते हैं हम। लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0 बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लिया कि जो ये हमारी इक्वेशन थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये है, वैसे भी हमें पता है कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये ही है, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है। अगर हम क्या कर दें, जो ये b है ना, b या फिर या तो a को पूरे को b का फंक्शन बना दे या फिर b को पूरे को a का फंक्शन बना दे। मतलब अगर हम b को, यूजुअली हम b को ही a का बनाते हैं, अगर हम b को पूरे के पूरे b को a का फंक्शन डिफाइन कर दें तो वो हमारा एक ही टाइप की फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर वो हमारा किस टाइप की इक्वेशन देगा, इस टाइप की कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए एंड बी की जगह भी अब क्या है, फाई ऑफ ए, मतलब फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और जब हम इसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो वो हमारा कैसा इंटीग्रल हो जाएगा, जनरल इंटीग्रल या फिर जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। अभी एक बचा है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन, वो देख लेते हैं। देखो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, मान लिया हमारे पास कोई कंप्लीट सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का कंप्लीट, ये जो इक्वेशन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये है, हमने ये मान लिया। तब हमारा जो ये इक्वेशन होगी, अगर हम उसका ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें और वो 0 के इक्वल आ जाए, और बी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें वो भी 0 आ जाए, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। जरूरी नहीं है हर एक इक्वेशन सिंगुलर सॉल्यूशन दे, क्योंकि क्या पता हम एफ के जो एफ फंक्शन होगा उसका ए के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करें तो ज़रूरी नहीं है हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्या पता कोई वैल्यू आ जाए। अगर वैल्यू मान लो कोई वैल्यू आ गई तो हम क्या बोल देंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो मे और मे नॉट हैव एन इक्वेशन, मे और मे नॉट हैव एन सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, अभी वैसे तो हम इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे इंटीग्रल्स मतलब देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किस तरीके से देख रहे हैं उन इक्वेशंस को, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के मेथड से। तो हम पहले उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज की वीडियो के अंदर। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोल्व करो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स कर्ल टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ टी कोस एक्स। अब इसको सोल्व करना है। अगर हमें इसको सोल्व करना है तो उसका क्या मतलब है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू निकालनी है। सीधा सा तो इसका यही मतलब दिख रहा है कि अगर हमें इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर करके हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, यू की वैल्यू निकाल देंगे। ओके, अब देखो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स कर्ल टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी कोस एक्स, इस टाइप का हमें गिवन है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स कर्ल टी है, तो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल टी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने इसको ऐसे ओपन कर दिया, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ टी कोस एक्स, हमने ये लिख दिया। अब देखो हमें क्या वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको रखते हैं और इसको हटाने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या ये डेरिवेटिव है एक टाइप का, और डेरिवेटिव हमारा किससे हटेगा, इंटीग्रेशन से, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर हमें डेरिवेटिव हटाना है तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन लेते ही हमारा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो हमने क्या किया कि इसका इंटीग्रेशन ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और टी को क्या लेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि टी को कांस्टेंट लेंगे तभी तो वो एक्स वाले इंटीग्रेशन, जो एक्स वाला इंटीग्रेशन होगा एक्स वाले डेरिवेटिव से कैंसिल होगा। ओके, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्या कांस्टेंट ले लिया, टी को कांस्टेंट ले लिया। जैसे ही हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, इधर क्या गया, कर्ल यू अपॉन कर्ल टी इज इक्वल्स टू, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई की माइनस टी तो कांस्टेंट रहेगा, एंड कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, प्लस हमारा क्या आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट हमने क्या लिया है, टी, तो हमारा कांस्टेंट किस टाइप का होगा, मतलब फंक्शन हो टी टाइप का होगा, क्योंकि हमने टी कांस्टेंट लिया था और इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसका फंक्शन होगा, टी का फंक्शन होगा, तो यहाँ क्या आ गया, एफ ऑफ टी। अब हमें क्या निकालना है, यू निकालना है। एक और हमें कर्ल अपॉन कर्ल टी दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और अब की बार हम क्या कांस्टेंट ले लेंगे, एक्स कांस्टेंट ले लेंगे। तो हम जब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल्स टू, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आएगा, साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा, ई की माइनस ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की माइनस ऑफ टी माइनस वन, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ ई की माइनस टी साइन एक्स प्लस फाइव टी डी टी, एंड इंटीग्रेशन ये हमने लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट अब की बार किसका फंक्शन होगा, एक्स का फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि अब की बार जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है, एक्स है, तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसका फंक्शन होगा, एक्स का फंक्शन होगा। u इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की माइनस टी साइन एक्स प्लस, मान हमने क्या लिख दिया कि जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी है वो भी किसी ना किसी टी का ही फंक्शन होगा, तो हमने मान लिया कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो वो एफ ऑफ टी टाइप का आएगा, प्लस फाइव ऑफ एक्स, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी था, बस इसमें मत कंफ्यूज होना कि यहाँ क्या आएगा, जिस चीज़ को आप कांस्टेंट रखोगे उसी चीज़ का फंक्शन इधर लिखना है। अगर टी को कांस्टेंट रखोगे तो फाइव ऑफ टी, एक्स को कांस्टेंट रखोगे तो फाइव ऑफ एक्स। कंपलसरी क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सोल्व कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, और हमें क्या भी गिवन दे रखा है कि जब y 0 है ना, z इज इक्वल टू ई की पावर x है, और जब y 0 है तभी कर्ल z अपॉन कर्ल y क्या है, ई की पावर माइनस ऑफ x। मतलब एक बार जब y 0 रखेंगे तो z की ये वाली वैल्यू लिखेंगे, और कर्ल z अपॉन कर्ल y निकालेंगे, और उसके अंदर फिर y 0 रख देंगे। ओके, पहले तो सबसे मेन बात क्या है कि इसको सॉल्व करना है हमें। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो पहले क्वेश्चन में ये कहना क्या चाह रहे हैं वो देखते हैं हम, कि देखो ये हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें पता है कि जो z है ना वो किसका फंक्शन है, x और y दोनों का फंक्शन है, क्योंकि हमने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो z होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x और y के ऊपर। तो z किसका फंक्शन होता था, हमारा x एंड y का फंक्शन होता था। कांस्टेंट विल बी टेकन एज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें हम कांस्टेंट क्या लेंगे, किस चीज़ का फंक्शन लेंगे, x का फंक्शन लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y स्क्वायर। जब हम मान लो पिछले क्वेश्चन की तरह सोचें, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट क्या लेंगे हम, x ही तो कांस्टेंट लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो कांस्टेंट है वो हम क्या लेंगे, x का फंक्शन। ये आपकी बुक में लाइन लिख रखी है दोनों, मैंने आपको डिटेल में समझा दी कि जो z है वो किसका फंक्शन है, x और y का। लेकिन क्योंकि इसमें कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y स्क्वायर दे रखा है, तो हम x को क्या लेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। कांस्टेंट विल बी टेकन एज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसका सोल्यूशन इन्होंने किए कैसे लिख दिया, ये अब हम देखते हैं। ओके, देखो हमें क्या दे रखा है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y स्क्वायर माइनस z इज इक्वल टू 0। अब हमने पिछले ही ईयर के अंदर हमने क्या पढ़ा है, ओडी वाला मैथ पढ़ा है, जिसके अंदर हम क्या करते थे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, छोटी छोटी बातें वो देख लो
कि अगर हमारा ऐसे होता था स्क्वायर जेड अपॉन मतलब कल स्क्वायर जेड अपॉन कल वाई स्क्वायर, तो हम एक की जगह डी लिख देते थे, इसका स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाता था डी स्क्वायर, एंड यहाँ माइनस ऑफ 1 इंटू में जेड। इस टाइप से हमारा ओडी के अंदर हो जाता था कि इसकी जगह तो डी स्क्वायर लिख दिया, ये जेड हमने बाहर ले लिया, ये मान लो इधर बच गया होगा 1, कल स्क्वायर अपॉन कल वाई स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 0। ओके, फिर हम क्या करते थे, डी की जगह एम लिख देते थे, तो हमारा क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। ओके, फिर हमारा क्या होता था कि हम उसका क्या निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे। उसकी वैल्यू किस टाइप से लिखते थे, जो हमारा ये होता था उसके इक्वल में तो हम लिखते थे सॉल्यूशन, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन किसके इक्वल में होगा, z इज इक्वल टू क्या होता था c1 e की पावर m, क्योंकि यहाँ पे y है तो हम क्या लिख देंगे my प्लस c2 e की पावर क्या हो जाएगी एम वाई। ओके, इस टाइप से हमारा होता था c1 ई की पावर एम वाई प्लस c2 ई की पावर एम वाई। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि जो कांस्टेंट होंगे ना वो किसके फंक्शन होंगे, एक्स के फंक्शन होंगे। तो यहाँ तो हमारा क्या आएगा फंक्शन ऑफ एक्स टाइप का, क्योंकि ये अलग अलग कांस्टेंट है, तो ये मान लिया हमने फाई ऑफ एक्स और ये मान लिया हमने साई ऑफ एक्स, जैसे आपको बुक में मान रखा है वैसे मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि ये एक्स के फंक्शन है तो हमने एक फाई ऑफ एक्स मान लिया, एक साई ऑफ एक्स, कुछ भी मान सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, कुछ भी मान लो। ओके, ई की पावर एम वाई एंड एक ये है एम वाई, एक तो एम की वैल्यू +1 है, एक -1, तो इधर क्या आ जाएगा, मान लो 1 हमने +1 ली है तो +1 वाई ई की पावर -1 वाई, मतलब फाई ऑफ एक्स ई की पावर वाई प्लस साई ऑफ एक्स ई की पावर -वाई इज इक्वल टू जेड आ गया। और ये आपकी बुक में बिल्कुल डायरेक्ट लिख रखा है, ऐसा कुछ नहीं करके दिखा रखा। अगर आपको पेपर में करके दिखाना है तो करके दिखाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। कैसे आया अभी बता दिया। ओके, क्या था, जेड हमारा फंक्शन है एक्स वाई का, एक्स को हमने कांस्टेंट ले लिया क्योंकि यहाँ कल स्क्वायर जेड अपॉन कल वाई स्क्वायर है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया, क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन z इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स ई की पावर y प्लस साई ऑफ एक्स ई की पावर -y। ओके, अब हमें क्या बोल रखा है कि जब y 0 है तो z इज इक्वल टू ई की पावर x है, तो इसके अंदर हम क्या रखेंगे y इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू ई की पावर x, तो z ई की पावर x इज इक्वल टू y की जगह 0 रखो तो किसी की भी पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा फाई ऑफ x प्लस साई ऑफ एक्स। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। एक और है कि y अगर 0 है तो कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू ई की माइनस एक्स है, तो पहले तो हमें कर्ल z अपॉन कर्ल y निकालना पड़ेगा। तो जो ये इक्वेशन दे रखी है उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे y की रिस्पेक्ट में, हमारा आएगा कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स ई की पावर y माइनस साई ऑफ एक्स ई की पावर -y, क्योंकि इसका करेंगे तो -1 भी आएगा ना, तो इधर माइनस आ जाएगा। मतलब जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। ओके, फिर हमें क्या बोल रखा है कि जब y 0 है तो कर्ल z अपॉन कर्ल y ई की पावर -x है, तो यहाँ ई की पावर -x आ गया, और y 0 किसी की पावर 0 1, इधर भी किसी की पावर 0 1, तो हमारी ये टर्म आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स की क्या कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। ये कॉन्स्टेंट्स है ना हमारे, तो इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखो एक तो हमारे पास इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन हमारे पास ये थी, तो हमने क्या किया, एक बार तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे सिंपली, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड किया तो हमारा क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x, ये आपस में कैंसिल हो गई, ये 2 ऑफ फाई एक्स ये बाई में 2 चला गया। ऑल्सो वी नो दैट कि ये किसके इक्वल होता है, कोश एक्स, मतलब कोस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है, तो फाई ऑफ एक्स हमारा ये आ गया। सिमिलर अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी साई ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर एक्स, ये इक्वेशन थी, साइन चेंज कर दो माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गई, 2 ऑफ साई एक्स ई की एक्स माइनस ई की माइनस ऑफ एक्स बाई में 2, ये हमें पता है क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, साई ऑफ एक्स की हमारी वैल्यू ये आ गई। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे जो कंसेप्ट के क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।